से बच पाएंगे। और बॉलीवुड समेत दुनिया भर में फन अदाकारी के जौहर दिखाने वाले ओम पुरी आज इंतकाल कर गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ऑरेंज लाइन मेट्रो पर काम शुरू भी नहीं हुआ था कि तनाज़े पर तनाज़ा, चाहे हमारे विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर खदशात हों या ये कि ये सीपैक का हिस्सा था या नहीं, इस पर कितने फ़ंड्स लग रहे हैं, क्या ये अंदाज़ों से तजावुज़ कर रहा है और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इब्तनाई के बावजूद इस पर क्या तामीर जारी है। और अब ताज़ा तनाज़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत पंजाब ने एक बैनुल-अक़वामी इदारे के नुमाइंदों के दौरे में रुकावटें पैदा की या नहीं, और क्या सिविल सोसाइटी कारकुनान ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है। और लाहौर की बात करें तो लाहौर की सड़कों पर कोई भी ड्राइव करे गुस्सा तो आता ही है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको अब मदद फराहम की जा रही है और उनको जिनके खिलाफ बदतमीज़ी की शिकायत आ रही थी, साइकोथेरेपी सेशंस शुरू हो गई हैं। तो ऐसा तो पहली बार हुआ है, ये किसकी तजवीज़ थी और इसे जारी रखा जाएगा या नहीं, तफसील प्रोग्राम में आगे चलकर होगी। टॉप स्टोरी से शुरू करते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा हुकूमत के लिए एक ड्रोना ख्वाब बनता जा रहा है। पहले ही तामीराती लागत, तारीखी विरसे के अदम तहफ़्फ़ुज़ और मंसूबे से होने वाली हलाकतों के तनाज़ात में घिरे इस मंसूबे में एक और तनाज़ा सामने आ गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हुकूमत पंजाब के लिए जहमत बन गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शुरू होते ही तनाज़ात की लपेट में आ गया था। कहीं मंसूबे के तखमीने से लागत, कहीं बेकसूर आवाम के घरों की मिसमारी, कहीं ऑरेंज ट्रेन लाइन के रूट का मसला, कहीं तारीखी विरसा को लाहक खतरा, कहीं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो कभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस। अब इस मंसूबे पर एक और तनाज़ा सामने आ गया है। तारीखी विरसा के हवाले से बैनुल-अक़वामी कौंसिल की जानिब से पंजाब हुकूमत पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो ऑरेंज ट्रेन लाइन मंसूबे के रूट में आने वाली तारीखी इमारत की हिफाजत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को पाकिस्तान के वीज़े के इजरा में तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रही है और इस मुआयना टीम को पाकिस्तान ऑरेंज ट्रेन के रूट का जायजा लेने आने से रोका जा रहा है। आईकोमोस इदारे की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुआयना टीम ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में पाकिस्तान आना था, लेकिन पंजाब हुकूमत उनको वीजा जारी नहीं करवा रही ताकि मुआयने में ताखीर की जा सके। याद रहे कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर अपना फैसला सुनाते हुए हुकूमत के NOC को कलअदम करार दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहना है कि इससे लाहौर के हजारों साल पुराने तारीखी विरसा को नुकसान का अंदेशा है, इसलिए तारीखी इमारत के 200 फीट की हदूद में तामीरात पर पाबंदी को बरकरार रखा जाए। लेकिन लगता यह है कि इन तमाम तर तनाज़ात के बावजूद पंजाब हुकूमत इस बात पर मुसिर है कि वो इस मंसूबे को जरूर तकमील तक पहुँचाएगी, और अगर वजीर आला पंजाब के बस में होता तो वो शायद उन तमाम अफराद को मुअत्तल कर देते जिन्होंने इस मंसूबे में रुकावट डालने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ मामला बैनुल-अक़वामी इदारों का है जिन पर पंजाब की हुक्मरानी नहीं चलती। वीज़े के मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईकोमोस की वाइस प्रेसिडेंट फौजिया कुरैशी और हुकूमत पंजाब के मुशीर इत्तलात मलिक अहमद खान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। फौजिया साहिबा, आपसे पहले शुरू करूंगी। वीज़ा नहीं मिला तो इतना बड़ा मसला क्या है, क्योंकि आगे चलकर मिल सकता है, उनका दौरा ताख़ीर से हो लेकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया साहिबा, वीज़ा का जो ये मसला है इस पर प्रेस रिलीज भी जारी हुआ, ये इतनी संजीदा बात क्यों है? अमर जी, वीज़ा तो एक छोटा सा ही मसला है इन द सेंस कि ये बहुत हिस्टोरिकली पुरानी बात हो चुकी है। 3 साल हो गए हैं जब से, 2.5 साल जब से यूनेस्को भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। दोहा की एक कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी इन 2014 जुलाई। तब भी उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया था ये जब मैटर उछाला गया था कि ये ऑरेंज ट्रेन जो कि बहुत पुरानी 2007 में कंसीव की गई थी एज एन अंडरग्राउंड ट्रेन, बट जो कि इस हुकूमत ने बदल के ओवरहेड ट्रेन बना दी है। तो यूनेस्को का कंसर्न तो बहुत पहले से है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं। 2014 जुलाई में शुरू किया,
پھر انہوں نے 20 دسمبر میں فیبروری میں 2015 میں انہوں نے ایک مشن بھیجا جس نے آ کے پنجاب گورنمنٹ سے کہا کہ ہیریٹیج امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ بنوائیں. تب بھی انہوں نے جو ہیریٹیج امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو بنائی وہ بالکل ہی واہیات قسم کی رپورٹ تھی, جس میں کہا کچھ گیا تھا اور آخر میں اپروول دے دی تھی. پھر ان جون دس ایئر there was the World Heritage Committee کی جون 2016 میں 16 میں 2016 میں ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے پھر کنسرن شو کیا اور انہوں نے پھر تب یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک اور مشن بھیجیں گے. یہ مشن دسمبر سے آ رہا ہے اور ابھی تک انہوں نے دسمبر میں اپروول نہیں دی. پھر ہمیں اطلاع ملی کموس میں کہ یہ اب جنوری میں آئیں گے اور ہمیں کوئی 4 دن پہلے یہ پتہ لگا کہ یہ انہوں نے ابھی بھی ویزا نہیں دیا. اگر یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو خدشہ کیا ہے؟ ایک ویزا نہیں دے سکتے کہ ایک یونیسکو ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ صرف ہماری نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور اس کو اگر وہ آ کے اپنا امپیکٹ اسیسمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اپنا مانیٹر کرنا چاہتے ہیں کہ اس ٹرین کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ یہ اس قسم کی انڈر ہینڈ گیمز کھیلی جا رہی ہیں کہ وہ ویزا نہیں دے رہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ویزا کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ حکومت کے بس میں ہوتا ہے, بہت آسانی سے ویزا دلوا سکتے ہیں if they want. تھینک یو امبر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایک پوائنٹ پہ جو لوگ ہیریٹیج کے کنسرن میں یہاں پہ جیسے آئیکوموس کی یہاں پہ ایک نیشنل کمیٹی ہے اور میڈم فوزیہ ان کی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ آئی ہیں اور ان لوگوں کے بڑے جینون کنسرنز ہیں. بینگ دا ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ میں ان کے کنسرنز کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اب اس بات کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ تو شیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے, ہم نے ہر لیول پہ یہ شیورٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہیریٹیج سائٹس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب ممکن ہے کہ ہماری پرووائڈڈ شیورٹی سے یہ جو نیشنل کمیٹی ہے آئیکوموس کی پاکستان کے اندر, ان کی تسلی اور سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تو میٹر کورٹ میں چلا گیا. اب لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے, جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ فیکٹ ہے, لیکن چلیں آرڈر پاس ہوا, اس کو اپیلیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ میں لے گئے. ابھی ویزا کے کنسرننگ جو بڑی اسٹریٹ اوے پوزیشن ہے, جو استنبول کی میٹنگ تھی ورلڈ ہیریٹیج کمیشن کی, اس کمیٹی کی جو میٹنگ وہاں پر بیٹھی, اس سٹنگ کے اندر جو ہمارے ریپ گئے تھے انہوں نے یونیسکو کی اس اتھارٹی کو پوری طرح سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. Now to our understanding certain level of understanding وہاں پر یہ بلٹ ہوا اور ہم نے انڈرٹیکنگ دی اور اس کی اسٹیٹیوٹری رپورٹ کا بھی ہمیں علم ہے. ہماری اس پہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ we will not damage heritage sites اور ان باتوں کو ہم سیکیور کریں گے. اب فرق کہاں پہ آ رہا ہے کہ مطلب جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جہاں اینٹیکویٹیز ایکٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ 200 فٹ کے اندر کنسٹرکشن کرنی ہو تو NOC لے. اچھا, اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہوگی یہ ہیریٹیج سائٹس کو نقصان بہر صورت پہنچائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن اگر NOC لینے کے بعد کی جائے گی تو اس میں کوئی پروہیبیشن پرووائڈڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ اسٹیٹیوٹ کی صرف یہ ہے کہ وہ NOC ہونا چاہیے, اور اس کی جو ہم نے جیو ٹیکنیکل رپورٹ کروائی نیسپاک سے کروائی, نیسپاک کی رپورٹ کو ان لوگوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے اور ان کو اس کے تحفظ کے لیے ایسے ہی سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کی سیٹسفیکشن کرنا گورنمنٹ کی جاب ہے. وی ول ڈو اٹ, وی ول ڈو آر میکسیمم لیول کے جن کے کوئی اختلافات ہیں ہم ان کو ہر طرح سے تسلی کروائیں. اور یہ بھی میں ان کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ جو ان کی یہ یونیسکو کی یہ ٹیم جو مونومنٹس اینڈ سائٹس کی کمیشن کی ٹیم یہاں پر آنی ہے, اس نے اگلا جو میٹنگ کرنی ہے وہ سپتمبر میں کرنی ہے. سو ابھی اٹس دا بگننگ آف دا ایئر, یہ بھی جنوری کی بات ہے اور یہ جنوری میں جو وہ اگر آتے ہیں ہم ان کو ویزا میں فیسیلیٹیٹ بھی کر دیں گے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے ابھی تک. لیکن اس کی تھوڑی سی پروسیجرل اڈاپشنز ہیں جو ان کو اختیار کرنی پڑیں گی. ان کو پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی, وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو اٹ, اور ہماری وی آر انڈر آبلیگیشن ٹو ابائڈ بائی دیٹ. ملک صاحب, آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پروسیجر پروٹوکول فالو نہیں کیا تھا؟
एग्जैक्टली अभी तक हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटीमेट नहीं किया गया, और मैं मैडम को ये इंश्योर करता हूँ द मिनट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम उसी लम्हे नीडफुल करेंगे, हम इनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, और हम तो चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेशन मिल जाए, यूनेस्को ये सर्टिफिकेशन दे दे अगर हम इनको सेटिस्फाई कर पाए थे। जी ठीक है, बातचीत हम रखेंगे। एतराज़ात, खदशात ये बार बार क्यों उठते रहे हैं, ब्रेक के बाद। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे थे ऑरेंज लाइन मेट्रो की एक नया तनाज़ा। ब्रेक से पहले फौजिया साहिबा, मलिक साहब ने कहा था कि वीज़ा उसकी एप्लीकेशन में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया था, तो ये वजह है कि ताख़ीर हुई। ऐसा नहीं है कि हुकूमत पंजाब नहीं चाह रही कि ये दौरा ना हो। जी हमारे साथ लाइन पे कामिल खान मुमताज़ जो बहुत मारूफ आर्किटेक्ट है वो भी मौजूद है, और वो पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में जो केस किया था ऑरेंज लाइन मेट्रो के ख़िलाफ़। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का कामिल साहब। कामिल साहब, ये जो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ मैनी ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से जो रहे हैं, जो 200 फीट 11 ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं जिन पर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 200 फीट के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है? अभी तक तो हेलो जी बिल्कुल कामिल साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखें। जी, तो आप इस वक्त ये जो मसला है रिएक्टिव मिशन, ये काफी देर से, अक्टूबर 2015 से सिलसिला चल रहा है। हुकूमत से दरखास्त की हुई है उनसे कि बुलाएं मिशन, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इन 11 में से है, शालीमार गार्डन। तो इसका बहुत ही हर एक को तशवीश है, और दुनिया आलमी सतह पर भी यूनेस्को को भी इसमें बहुत फिक्र है, उनकी लिस्ट पे है। तो वो चाहते हैं कि इसमें जो भी तब्दीली या बेहतरी करना है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दाम करना है वो करने के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी। एक तो विजुअल इम्पैक्ट, ये असेसमेंट बाकायदा करके तैयार रखें, और फिर ये कमेटी को बुलाएं, मिशन को बुलाएं, ताकि ये मामले को देख के जो भी बेहतर तजवीज़ हो सकती है मिलके करें। मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों नहीं इसको होने दे रहे। जी कामिल साहब, हुकूमत पंजाब का कहना है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया था, यानी कि जो एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी होती है वो नहीं मौसूल हुई थी हुकूमत पंजाब को। देखिए, हुकूमत पंजाब को तो इस चीज का इल्म है, ये खुद इनके नुमाइंदे, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साहब, LDA के डायरेक्टर साहब, ये सब इस्तांबुल में मौजूद थे जहाँ पे ये फैसला हुआ था कि रिएक्टिव मिशन को आना है, और इनको ये कैसे कह सकते हैं कि इनको नहीं मालूम? नहीं, अच्छा, जी मलिक साहब, फिर जवाब आपसे ही फिर लेंगे। मुझे इजाज़त दे, मैंने जो कहा था शायद उसमें मेरे बात कहने में या शायद कोई आवाज़ के जाने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ये था कि फेडरल गवर्नमेंट को RM ने, रिएक्टिव मिशन वालों ने, उन्होंने एक फॉर्मली इन्फॉर्म करना था और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को इंटीमेट करना था। ये एक प्रोसीजर है, चलें इसको साइड पे रख दें, इस चीज़ को एक साइड पे रख दें। अभी जो विजुअल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात है, कामिल साहब इज़ अ वेरी ऑनरेबल प्रोफेशनल। ये मत समझें कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वी आर स्टैंडिंग वाइस वर्सा। मैं खुद कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि हेरिटेज साइट्स की हर सूरत प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी एब्सोल्युटली हैज़ द सेम रिजॉल्व, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट के कंसीव करते हुए इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक है। अब हमारे पास जो प्रोफेशनल रिपोर्ट्स थी
उन प्रोफेशनल रिपोर्ट्स में नेस्पाक की रिपोर्ट थी कि हेरिटेज साइट्स को डैमेज नहीं होगा, उस पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। वी एग्रीड फॉर अ थर्ड न्यूट्रल पर्सनस रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल फेम के तीसरी पार्टी से हमने कहा कि आप ये रिपोर्ट कर लें। उसके अंदर 3 नाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, 3 नाम हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए। सुप्रीम कोर्ट ने रैंडमली उसमें से एक नाम पिक किया। अब जो नाम वहाँ पे रिस्पोंडेंट्स की तरफ से था वो प्रोफेसर रॉबिन कॉनिंगहैम का था, और जो नाम गवर्नमेंट की तरफ से था वो टिप्सा का था। अब टिप्सा स्पेनिश एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड फर्म है जिसकी ये एक्सपर्टीज़ हैं कि वो इन चीज़ों को देखती है। अब वो दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। टिप्सा ये कहती है कि इसकी जो वाइब्रेशंस के इम्पैक्ट की बात थी, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब हम खुद चाहते हैं कि ये यूनेस्को की टीम जो मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को डील करती है और उसका रिएक्टिव मॉनिटरिंग मिशन जो है वो पाकिस्तान में पहुंचे और वो आकर इन साइट्स को देखे कि विजुअल इम्पैक्ट भी, जितना शालीमार गार्डन मुझे अजीज़ है, it is heritage, it is not just my heritage, it's world's heritage। इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए, इसका विजुअल इम्पैक्ट भी ख़राब नहीं होना चाहिए। हम तो कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, हम हर जगह पर असिस्ट करना चाह रहे हैं। अभी ये डिस्प्यूट कोर्ट में गया जिस वजह से ये सारे मामलात यहाँ तक पहुँचे, और हमारी तरफ से कोई रिलक्टेंस नहीं है, कोई बॉटल नेक क्रिएटेड नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऐसी अप्रोच नहीं है कि जिससे ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी मलिक साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगी और कामिल साहब की तरफ जाऊंगी, क्योंकि जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, यही मालूम हुआ था कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं उनको कलअदम करार दिया था, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एवरीथिंग दैट वाज नीडेड फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज। काबिल साहब जी बिल्कुल, उसमें इसी वजह से उसको कलअदम कहा कि जो तरीका होता है, एक तो ये कि एनओसी देने का ही उनको जवाब नहीं था, क्योंकि जितनी भी खुद गवर्नमेंट ने हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट कराई उसमें तस्लीम किया गया कि इसको इररिपेयरेबल डैमेज होगा, तो फिर डीजी को हक नहीं पहुंचता कि इसकी इजाजत दे दे। यानी कि ये सारा एनओसी ये गैर कानूनी था, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में इसको इन साइट पे बंद किया और कहा कि आप बाकायदा सही तरीके से इसकी तहकीकात करें। और दूसरी तरफ से इस्तांबुल में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की तरफ से भी ये कहा गया कि आपको विजुअल इम्पैक्ट इसकी कराने की जरूरत है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो कुछ भी अभी तक तहकीक की थी वो काबिल कबूल नहीं थी। और कामिल साहब, यहाँ ऐसी है कि 2 रिपोर्ट्स हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी भी थी, यानी कि एक दूसरे के डिफरेंट चीज़ें कह रही थी। एक कह रही थी कि इससे वाइब्रेशन से इम्पैक्ट होगा, एक कह रही थी कि नहीं। जी ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और मेरे ख्याल से हमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें ज़ेरे बहस और कोर्ट में है, वहाँ वो सही जगह है इसका जवाब देने का। ठीक है जी। मलिक साहब, मैं कामिल साहब से पहले पूछ लेती हूँ, तो आप फंडामेंटली इस वक्त यही चाहते हैं कि कम से कम जो यूनेस्को का जो रिएक्टिव मिशन है वो आए और ये बातचीत, जाहिर है जो तनाज़ात है ख़त्म हो और आगे बढ़े बात। जी बिल्कुल, इनको उससे पहले इनका फर्ज था कि एक सही तौर पे विजुअल इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करें। इनसे ये कहा गया था इस्तांबुल में, वो करके फिर मिशन को इन्वाइट करें। ये इनका फर्ज बनता है कि ये करें। ठीक है। फौजिया साहिबा जी, इसमें अंबर में थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको ये दे दूं, जो कामिल साहब कह रहे हैं एग्रीड अपॉन, इसमें बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है और उसके लिए एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट को इंगेज किया गया है। उनकी टाइमिंग्स का प्रॉब्लम है। जो टाइम उन्होंने हमें दिया है दैट इज़ समवेयर एट द एंड ऑफ द जनवरी और द बिगनिंग ऑफ द फरवरी, क्योंकि हमारा अंदाज़ा ये था कि टाइमलाइन जो है बाय द टाइम ये विजुअल इम्पैक्ट की रिपोर्ट जो जानी है वो सितंबर की हेरिटेज कमेटी मीटिंग के अंदर जानी है। तो इस वजह से जो टाइम उन्होंने हमें दिया उस टाइम को हमने एग्री अपॉन कर लिया, क्योंकि वो कंसल्टेंट भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंसल्टेंट चाहिए थे जो इस विजुअल इम्पैक्ट की स्टडी कर सकें ताकि फिर से कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। तो उनकी टाइमलाइन
टाइमलाइन जो हमें मिली वो एंड ऑफ द जनवरी और द बिगिनिंग ऑफ द फरवरी टेंटेटिवली मिली. हम वी विल इंश्योर दैट द मिनट दैट विजुअल इम्पैक्ट स्टडी इज डन वी विल सेंड द फॉर्मल नोटिंग टू देम कि ये हमारी जो विजुअल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी हमने कर दी है. अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग मिशन वाले आ जाएं, वो यूनेस्को को अपनी रिपोर्ट दें. मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के हवाले से हम तो चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेशन हो जाए. और ये जो तफसील है कि जो NOC की जो तफसील है उसमें भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लॉ ऑफ द कंट्री है, जो इस वक्त प्रेवलेंट स्टेट्यूट्स हैं, उसमें दो स्टेट्यूट थे. एक स्टेट्यूट ये था, अब जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुद्दे को तस्लीम किया, और मैं उसका मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता, लेकिन एक जजमेंट जो आ जाती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा वो उसको ज़रूरी है कि डिस्पेल किया जाए, उसकी राइट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए. अब पहला सवाल ये था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो द लॉ ऑफ द लैंड था उसके मुताबिक वो रिक्वायरमेंट पूरी की. तो उसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि NOCs के प्रोसीजर्स के साथ कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो ये था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इटसेल्फ इज अंडरटेकिंग दिस प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को वो खुद अंडरटेक करते हुए खुद NOC कैसे दे सकते हैं, उसकी रेशियो डिसाइडेड ये थी. मलिक साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त हो रहा है, मैं फौजिया साहिबा पे जाना चाहूँगी. एक मुख्तसर सा कमेंट फौजिया साहिबा आपसे लेना चाहूँगी. आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है कि कोऑपरेट करे, आप कहते हैं कि नहीं कर रहे, मगर मुख्तसर अगर जवाब दे सकें. देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है पिछले, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द वर्क, जिस तरह ये कर रहे हैं कि 200 फुट के हद तक महदूद में वो नहीं बिल्डिंग कर रहे, 200 फुट तक वो 40-40 फुट ऊंचे पियर्स डाल दिए हैं. ये चेंज कैसे करेंगे? इनकी तो नीयत है कि इसी तरह बन जाए, किसी ना बाय हुक और बाय क्रुक ये बना के रहेंगे. ये तो बड़ी सख्त, जिसे कहते हैं ना, ये अगर हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी हो जाए या कोई भी रिपोर्ट आ जाए, इन्होंने तो इसको बना के रखना है. और अगर नहीं करेंगे तो लुक एट द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस, जो नुकसान होगा. हम टैक्स पेयर के पैसे लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, ये तोड़ेंगे सारा कुछ अगर ये अप्रूवल नहीं होता. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का फौजिया कुल मालिक अहमद खान साहब और कामिल खान मुमताज़ साहब. लेकिन अब हमें ब्रेक पे जाना है. ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स को साइकोथेरेपी सेशंस की क्यों ज़रूरत महसूस हुई. लाहौर में ऐसे 100 ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनके खिलाफ शिकायत आ रही थी कि वो बदतमीज़ी कर रहे थे, शहरियों के साथ सलूक बुरा कर रहे थे, रवैया उनका ठीक नहीं था, और उनकी साइकोथेरेपी सेशंस हुई हैं. तो उसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि क्यों है, हमारे साथ मौजूद है सैयद अहमद मुबीन साहब, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है लाहौर के. बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब हमें वक्त देने का. ये पहली बार ऐसे हुआ है कि साइकोथेरेपी सेशंस हो रहे ट्रैफिक वार्डन्स के. बिस्मिल्लाह, किसका आइडिया था? आइडिया ये था कि जी हमारे पास थोड़ा सा हमने ये महसूस किया कि हमारे लड़कों को ज़रूरत है कुछ बातें रिपीट करने की, कुछ हुस्न सलूक की, कोई उसके साथ जो हमारे रिलीजन ने चीज़ें सिखाई हैं, तहम्मुल और बुर्दबारी की. और हमने ये फ़ील किया, तो फिर हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया लास्ट 10 इयर्स का. उसमें हमने उन लड़कों को आइडेंटिफाई किया कि जिनके साथ कोई इस किस्म के इंसिडेंट हुए जहाँ पे उनका रवैया ठीक नहीं था, या उनकी इंक्वायरीज ऐसी हुई, या उनके ख़िलाफ़ शिकायत आई. तो पहला सेशन हमने उनके साथ कैटेगोरिकली करवाया. तकरीबन वो 110 के करीब लोग थे, जिसमें एक बच्ची भी थी. और उसमें हमने फिर माहिर नफ्सियात हैं प्रोफेसर फराह साहिबा, होम इकनॉमिक्स कॉलेज लाहौर की, बहुत बड़ी शायरा भी हैं, और उनकी काफ़ी किताबें भी टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ाई जाती हैं.
जी मुबीद साहब, कितने आइडेंटिफाई हुए थे ऐसे जिनकी आपको लगता है तकरीबन हमारे ख्याल में, मैंने आपसे गुजारिश की, 110 लोग ऐसे थे हमारे। 110। तो हमने उनको फिर एक सेशन किया, उसके साथ हमने दूसरे लोग भी कुछ शामिल किए, क्योंकि हमारा ये ख्याल है और हमने ये भी कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 महीने के अंदर जितनी हमारे पास फोर्स है, तकरीबन वार्डन्स की 3000 के करीब, हम उनको सबको इस सेशन से गुजारें। क्योंकि कल हमने वहाँ पे जब ये बातें सुनी हैं, वो बातें इतनी अच्छी, उन्होंने माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने रिलीजन के साथ उसको रिलेट करके उन्होंने एक आम आदमी की तरह हमसे, बच्चों की तरह से इनके साथ बात की, जिस तरह हम नॉर्मल जब हम स्कूलों में थे या कॉलेजेस में थे हम सुनते थे। तो मेरा यकीन है कि इस तरह के जो सेशंस हैं, इनसे न सिर्फ हमारे जो ट्रैफिक फोर्स है उनके रवैये में भी फ़र्क आएगा, बल्कि वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दूसरी एक ये वजह नहीं है कि ये सारे लोग कोई खुदा न खास्ता बदतमीज़ हैं या एरोगेंट हैं। डेफिनेटली उनमें कई की फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, यानी मिसाल के तौर पे एक लड़का है जिसकी बच्ची के साथ कोई दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब है, उसको फिट्स पड़ते हैं। एक ऐसा है जिसकी अपनी हड्डियों में टीबी है। सो देयर आर नंबर ऑफ़ द रीज़न्स। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई एरोगेंट हैं या वो कोई बदतमीज़ हैं या उनके रवैये में मसला है। जी, लेकिन मुबीद साहब, जब इनकी तरबियत होती है तो ज़ाहिर है शहरियों के साथ किस तरह से सलूक किया जाए, ये तरबियत का हिस्सा होगा ज़रूर। देखें, मैं इससे बिल्कुल तरबियत का हिस्सा, हमारे जहाँ पे भी पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसका एक कंपलसरी पार्ट है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि हम इस सोसाइटी का पार्ट हैं। आपने कभी इस बात पे भी गौर ज़रूर करें कि आम शहरी का हमारे बच्चों के साथ क्या रवैया है। उनमें से ज़्यादातर लोगों को तो बड़ा अच्छा रवैया होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रवैया हमारे साथ नहीं होता। देखिए, हमने एक बड़ा मुश्किल काम करना है, हमने इन्फोर्समेंट करनी है। हमारे और भी काम है, हमारा लॉ अवॉइड करवाना है, हमने उसमें लोगों को एजुकेट करना है ट्रैफिक के बारे में, हमने ट्रैफिक को रवां करना है। लेकिन जो सबसे हमारा एक मुश्किल काम है वो इन्फोर्समेंट का है। आप एक फैमिली को देख लें कि जो बड़ा भाई या वालिद या वालदा में से जो सख्त होके औलाद पे या भाई बहनों पे, छोटों पे इन्फोर्समेंट करता है, वो डेफिनेटली इज़ नेवर लाइक्ड, और वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहता है उसके। हमारी कोशिश ये है कि इस तरह का डिस्टेंस कम हो, हमारे रवैये में बेहतरी आए। हम तो ये भी कहते हैं, जिस तरह कल CCP साहब ने कहा, पहले सलाम और फिर कलाम वाली बात है कि पहले हम किसी को सलामती का पैगाम दें और उससे फिर बात करें। ठीक है, दिलचस्प बात यह कि आपने कहा कि कुछ सेशंस में ऐसी बातें सामने आई थी जो पहले नहीं मालूम थी, तो कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैंने ये गुजारिश की कि इनके जो कल लाजमी बात है कि जिन्होंने कल हमें लेक्चर दिया है वो बड़ी बहुत तालीम याफ्ता हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था या उनका जो सिखाने का स्टाइल था या वो उनका जो बात करने का स्टाइल था, वो बड़ा दिल में उतरती है बात। फिर उन्होंने उसको रिलीजन के साथ रिलेट किया, कुरान और हदीस की रोशनी में रिलेट किया। जो कुरान बताता है या जो हदीस बताता है कि जिस तरह हदीस बताती है हमें चीज़ें कि किस तरह लोगों के साथ बात करनी है, किस तरह उससे सलूक से पेश आना है, ये सारी चीज़ें कल उन्होंने हमें समझाई। 1 घंटे का लेक्चर था। और अभी बल्कि CCP साहब ने हमें ये कल कहा कि एक बहुत बड़ा लेक्चर हम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक वार्डन्स होंगे, जिसमें ऑपरेशन की फ़ोर्स होगी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की फ़ोर्स होगी। लाहौर पुलिस एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है, जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर जो कैप्टन अमीन साहब हैं उनके मातहत है। वो सब का हम एक लेक्चर नेक्स्ट वीक पे अरेंज कर रहे हैं पुलिस लाइन में, जिसमें हम 2-2.5 हज़ार बंदा इकट्ठा करेंगे। और यही हमारी जो मैडम हैं होम इकनॉमिक्स की जो प्रोफेसर है माहिर नफ्सियात, ये आएंगी और ये दोबारा हमें एक लेक्चर देंगी। उनको हमने कुछ और पॉइंट्स बताए हैं जो हम चाहते हैं कि फोर्स को बताया जाए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंशाल्लाह हम ट्रैफिक में तो ये हमने अपना जो तरतीब दी है कि हम इसको 1-2 महीने में करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये इरादा है कि जो बड़े मजहबी स्कॉलर्स हैं वो लाहौर में मौजूद रहते हैं, वो हमारे हम उनसे भी इन बच्चों को अपने ये जो हमारे वार्डन्स हैं उनको दोबारा एक तरबियत का तो ज़ाहिर है आपको लगता है कि ये सेशन कामयाब हुआ और आप ज़्यादा सेशन करेंगे, लेकिन इसकी मिसाल देखते देखते कोई और बाकी शहरों में भी आपको लगता है या किसी ने दिलचस्पी जाहिर की कि इसी तरह के सेशंस मुल्तान में हो जाए या रावलपिंडी में? आज IG साहब हमारी एक मीटिंग थी, IG साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को। हमारे IG साहब काफ़ी अरसे से IG पंजाब हैं, वो इस बात पे ख़ुद भी गौर करते हैं। बल्कि शायद आपको नहीं पता, जब वो ट्रेनिंग कॉलेजेस में गए हैं वहाँ पे अब हमारे पास माहिर नफ्सियात है, हमारा जो पुलिस कॉलेज सिहाला है, हमारा पुलिस कॉलेज ट्रेनिंग चूंग है मेरा, आप उस पर भी प्रोग्राम करें कि वहाँ पर भी अब माहिर नफ्सियात पंजाब यूनिवर्सिटी से आते हैं। आपको शायद ये बताया, मैं बता दूँ
کہ جب ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی نئی فورس ریز ہوئی ہے تو مشتاق سکھیرا صاحب ہی آئی جی تھے، اور جو موجودہ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل آئی جی ہیں طاہر صاحب، وہاں پہ 6 سائیکیٹرسٹ جو پنجاب یونیورسٹی سے ریسنٹلی پاس آؤٹ ہوئی تھیں، انہوں نے آ کے ہمارے بچوں کو ٹریننگ دی. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور یہ آئی جی صاحب نے سب سے پہلے اس کا انیشیٹ کیا تھا، آج سے مجھے یاد ہے 1.5 سال پہلے، اور پھر رائے طاہر صاحب نے کیا، پھر ہم نے اس کو آگے چلا رہے ہیں، اور باقی آج آئی جی صاحب نے باقیوں کو بھی ڈائریکشنز دیے ہیں. یہ ٹریننگ کالجز میں اور ہمارے پولیس ٹریننگ سکولز میں یہ پرماننٹ حصہ ہے اب نصاب کا ماہر نفسیات سے لیکچرز کروانا. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے ایک بات کی کہ ایک آپ کا اہلکار تھا جس کے گھر پہ گھریلو مسائل تھے، جس کی وجہ سے شاید غصہ یا رویہ جس کی وجہ سے نظر آ رہا تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جاب سٹریس بھی تو ہوتی ہے؟ اب لاہور کا ٹریفک ماشاءاللہ کافی مشکل. دیکھیں لاہور کا ٹریفک، ایک تو میں آپ کو بتاؤں جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، ان میں ہم قدرے بہتر ہیں. ابھی میں جب نیچے یہاں پہ آپ کے کچھ میں پہلے آ گیا 10 منٹ پہلے، تو آپ سے ان سے بات ہو رہی تھی، تو ان سے یہ جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نام نہیں لیتا شہروں کا، لیکن انہوں نے کہا اس سے بہت بہتر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ واحد شہر ہے پاکستان کا جہاں پہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے اس وقت چل رہے ہیں. مطلب میں پہلے بھی اس پوسٹ پہ رہا ہوں، جب یہ میٹرو ہماری آئی ہے لاہور میں، میٹرو ہماری آئی لاہور میں فیروز پور روڈ پہ، تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ جی شہر اکھاڑا ہوا ہے. آج اس میٹرو سے لاکھوں بندے 10 روپے کے اندر پورا 30-35 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، اور دعا دیتے ہیں. میٹرو لانے والوں کو بھی دیتے ہوں گے، ان کو چلانے والوں کو بھی دیتے ہوں گے. تو اب اورنج ٹرین بھی اگر پوری بہن اورنج ٹرین ابھی ہمارے پاس بن رہی ہے، ہمارے پاس مین ٹریک بند ہے جی ٹی روڈ کا، ہمارے پاس مین ٹریک بند ہے ملتان روڈ کا. اس کے علاوہ جو ہمیں سب سے بڑی تکلیف ہے یہ احتجاج جو ہمارے شہر میں لوگ کرتے ہیں. آئین حق دیتا ہے ہر شہری کو احتجاج کرنے کا، لیکن کہیں آئین میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کسی اور شہری کی زندگی کو تکلیف دیں. اس میں بچے پھنسیں، اس پہ ایمبولینسز پھنسیں. اب 2 دن پہلے آپ نے یہ میڈیا نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ آپ نے خود بھی دیکھا اور دکھایا بھی، لیکن اس میں یقینی طور پہ لاہور پولیس کے پاس ایسی انفارمیشن تھی 2 دن پہلے کہ کوئی شر پرست عناصر ہیں جو کہ شہر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ایک عام شہری کی جان و مال کو شدید خدشات لاحق ہیں. تو اس لیے آپ نے محدود اس کو ہم نے کیا، لیکن آبویسلی جب وہ ہم نے محدود کیا اس میں ایک ٹریفک کے میجر ایشوز ہوئے، ہمارا 1600 لڑکا لگا رہا. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے جو ایکچولی سوال میرا تھا وہ تھا جاب سٹریس کی حوالے سے. سٹریس تو آٹومیٹکلی ہوگی جب ہمارے پاس ٹریفک، ہماری نارمل شفٹ ہم چلاتے ہیں 8.5 گھنٹے کی، جس وقت اس قسم کی ہمارے پاس آ جاتی ہے چیز تو ہم اس کو کنٹینیو آگے چلاتے ہیں. ہمارے پاس پھر ریسورسز اتنے ہیں کہ ہم ایک شفٹ کو مینیج کرتے ہیں، پھر سیکنڈ شفٹ جاتی ہے، پھر ہماری رات کو ایک چھوٹی سی 3rd شفٹ آتی ہے. تو جب اس قسم کا کوئی ایشو ہو جائے، جیسے کوئی مال پہ بلاکڈ اکثر آتا ہے، جہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، تو پھر ہمیں مجبوراً وہ پہلی شفٹ کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تاکہ ہمارے پاس وہاں پہ فورس ہو. تو جاب سٹیپس تو ہماری جاب کا، پولیس جاب کا، چاہے وہ یونیفارم ٹریفک میں ہیں یا دوسری کالی وردی میں ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، اور اس میں اس میں ڈس ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے مبین صاحب، جو سائیکو تھراپی سیشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن وغیرہ، تو اب جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں کیا فرق ہوگا؟ جو آپ نے کہہ رہے تھے کہ نشاندہی کی ہے ایسی چیزوں کی جو تربیت دینے کی ضرورت تھی. دیکھیں یہ جو آج کا ہمارا جو سیشن تھا یہ کیٹیگوریکلی ٹریفک ریلیٹڈ تھا. جو ہم عام لوگوں سے ملتے ہیں، ہم عام لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے زیادہ؟ ایک تو ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حسن سلوک کسی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، ہمارا رویہ کسی کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، یا کوئی ہمارے ساتھ کوئی رویہ ٹھیک نہ رکھے تو ہمارا رسپانس اس پہ ایسا ہو جو معاملات کو اور خراب کرے، یا ہمارا رویے میں کہیں پہ عناصر ایسا ہمارے اندر آ جائے کہ کرپشن اس میں ہو. ڈیفینیٹلی جب آپریشنز والوں کی بات آتی ہے تو ان کی یہ 2 ریکوائرمنٹس بھی ہوں گی، لیکن ان کو 1-2 چیزیں اور بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہوگی. یہی سی سی پی او صاحب نے میڈم کے ساتھ کل گفتگو کی ہے اور میڈم کو کچھ چیزیں لکھوائی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے جس طرح کل سارے میڈیا کو کال کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ آئیں جوائن کریں، دیکھیں کہ ہم کیا ایفرٹ کریں، ہمیں گائیڈ کریں ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں بھی تمام میڈیا کو مدعو کریں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا سیشن ہوگا لاہور پولیس لائن میں، جس طرح کیپٹن امین صاحب سی سی پی لاہور نے فرمایا. تو اس میں ڈیفینیٹلی اور لوگ آئیں گے، اور اس میں آپ خود بھی آبزرو کریں کہ اس میں پچھلے لیکچر سے اس ٹیکسس میں میڈم نے کیا چیزیں ایڈ کی ہیں.
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का अहमद मुबीन साहब। लेकिन अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और वक्फे के बाद ओम पुरी को सलाम। वेलकम बैक टू द शो। बॉलीवुड के नामवर अदाकार ओम पुरी, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखाए, आज दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र 66 बरस थी। उनकी जिंदगी और करियर पर देखिए ये रिपोर्ट। I'm a man of peace. You sound like a man who wants to live. Most certainly, absolutely, yes. मारूफ भारतीय अदाकार ओम पुरी 66 वर्ष की उम्र में हरकतें कल बंद हो जाने की वजह से चल बसे। वो 18 अक्टूबर 1950 में पैदा हुए। उन्होंने भारत के अलावा पाकिस्तानी, बरतानवी और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। मारूफ भारतीय अदाकार की कामयाब फिल्मों में अर्ध सत्या, हेरा फेरी, ओ माय गॉड, डॉन, दबंग, बिल्लू बाबर और दीगर फिल्में शामिल हैं। ओम पुरी ने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड सिनेमा में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इन फिल्मों में गांधी, सिटी ऑफ जॉय, द पेरोल ऑफिसर, हैप्पी नाउ, गोस्ट एंड द डार्कनेस वगैरह शामिल हैं। ओम पुरी को हिंदुस्तान के चौथे बड़े सिविलियन एजाज पद्मा श्री से भी नवाजा गया। ओम पुरी की आखिरी पाकिस्तानी फिल्म एक्टर इन लॉ थी। वो पाक भारत दोस्ताना ताल्लुकात के जबरदस्त हामी थे। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत में बयान देने पर ओम पुरी को शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगियां तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, बेबसी और मुफलिसी से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने एक बार फिर म्यांमार में जारी इंसानी अलमी और उस पर आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी को झंझोड़ दिया। म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले रोहिंग्या मुस्लिम बच्चे की दरिया के किनारे कीचड़ में लथपथ मुर्दा हालत की तस्वीर आलमी बिरादरी के मुंह पर तमाचा है, जो आज तक वहां मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को ना रुकवा सकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक म्यांमार से दरियाए नाप अबूर करके बांग्लादेश जाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के खानदान की एक कश्ती चंद रोज कबल उलट गयी थी, जिसमें सवार मुतअद्दिद अफराद डूब गए थे, जिसमें एक 16 माह का कम सिन बच्चा मोहम्मद शोहयात भी था। आलमी और सोशल मीडिया की तवज्जो की मरकज बनी मोहम्मद शोहयात की दरिया के करीब में औंधे मुंह पड़ी लाश की तस्वीर ने शामी मुहाजिर बच्चे ऐलान की याद ताज़ा कर दी। बहिफाजत बांग्लादेश पहुंचने वाले मोहम्मद शोहयात के वालिद मुजफ्फर आलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके बेटे की तस्वीर दुनिया के लिए पैगाम है कि वो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होने वाले इंसानियत सोज मजालिम का नोटिस लें। म्यांमार के अक्सरियती बुद्धमत अफराद और इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज पर रोहिंग्या मुसलमानों को नस्ली तशद्दुद का निशाना बना रही है। रोहिंग्या अफराद को बर्मा में कोई भी हकूक या इख्तियार हासिल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये दुनिया की वो अक़लियत है जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा नस्ली तशद्दुद का सामना है। लगता है 2017 भी तारकीन वतन के मसाइल और उस पे जो सवाल उठते हैं उनकी सलूक पर, उनके साथ क्या किया जाए, वो साल रहेगा। लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिएगा और आपसे मिलते हैं मंडे को। खुदा हाफ़िज़।